गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज हम कवर करेंगे सॉइल साइंस। सॉइल साइंस के बारे में आज हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो फिर आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सॉइल साइंस को अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो वी कैन सिंपली से इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सॉइल इज नोन एज सॉइल साइंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों की सॉइल क्या है। देखिए, सॉइल का डिफिनीशन वेरियस साइंटिस्ट द्वारा वेरियस रूप से दिया गया, बट हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि सॉइल इज द अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो जैसे ही हमने बात किया अर्थ क्रस्ट का, हम लोग को सॉइल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अर्थ का बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में बेसिक आइडिया। और आप लोग निश्चित रहिए, ये पूरा लेक्चर देने के बाद आप लोग का एग्जाम का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। और जिन बच्चों का अच्छा प्रिपरेशन, उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको लग रहा है कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, उनका पूरा का पूरा सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं हम लोग आगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अर्थ के बात हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को कौन सा टॉपिक देखना होगा? इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब जो भी आप लोग बच्चे हैं, सभी ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, तो सबको मोर और लेस ये मालूम है कि जब भी हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करते हैं बच्चों? बिग बैंग थियरी का। बट यहाँ हम लोग बात करेंगे किस चीज का? अर्थ का। तो अर्थ के इवोल्यूशन के लिए जो हाइपोथेसिस दिया गया है, इसमें दो हाइपोथेसिस है जिनको हम ज्यादा कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे पहला है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस और दूसरा है नेबुलर हाइपोथेसिस। तो बच्चों, यहाँ तो सबसे पहले ये जानना होगा कि हाइपोथेसिस क्या होता है। देखिए, ऐसा कुछ भी बताया गया, इसको अगर हम हिंदी बोले ना तो ज्यादा आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाइपोथेसिस का हिंदी होता है परिकल्पना। क्या? परिकल्पना। यानी किसी तरह का अगर वैसा एजम्पशन जिसका हम लोग के पास कोई थियोरेटिकल प्रूफ ना हो, जिसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। और अगर हम लोग उसको बाय लॉ साइंटिफिक प्रूफ कर दे तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं फिर? थियरी। यही मेन डिफरेंस है हाइपोथेसिस और थियरी में। मतलब हाइपोथेसिस आर नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड। ठीक है, तो आइए अब वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। बस थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, ये दिया गया था टीसी चैम्बरलेन और एफएल मॉर्टन के। कब दिया गया था? 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब क्या हुआ? इन बिटवीन 1900 टू 2000। क्लियर है बच्चों? अब प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस क्या कहता है वो आप लोग समझ लीजिए। ये कहता है कि मान लीजिए सन है। आइए इसको हम लोग इधर समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बोलता है एज फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या है? सन। ठीक है, सन। अब इस सन के विसिनिटी में, क्लोज में कोई दूसरा स्टार आ गया जो कि इससे भी बड़ा था। तो उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हुआ कि ये सन टूट गया। मतलब इसका जो आउटर पार्ट था ये क्रैक होके अलग हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आउटर पार्ट था इसका, यही फर्दर डिफरेंट प्लैनेट के रूप में डेवलप हो गया, जो सन के चारों तरफ क्या राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लैनेट। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस। ये ज्यादा मतलब फेमस है और इसके बारे में मोर और लेस आप सभी जानते होंगे। देखिए, नेबुलर हाइपोथेसिस ऐसा एज्यूम करता है कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पूरा का पूरा जो ये सिस्टम था वो किस फॉर्म में था? वेपर के फॉर्म में था। किस फॉर्म में था? वेपर के फॉर्म में था या गैस के फॉर्म में था। अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है, सर आपने वेपर ही क्यों कंसीडर किया, सॉलिड क्यों नहीं कंसीडर किया, लिक्विड क्यों नहीं कंसीडर किया? तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में क्या था? टेम्परेचर बहुत हाई था। तो अब आप लोग हमको बताइए बच्चों कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो उस समय जो हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की? निश्चित रूप से हायर टेम्परेचर फेवर्स गैसियस स्टेट। तो उस समय क्या था? गैस के फॉर्म में था। और उसी क्लाउडी मास को हम लोगों ने क्या बोल दिया? नेबुला। अब उसके बाद क्या होगा? निश्चित सा बात है बच्चों, उसके बाद जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा वो क्या होगा? कंडेंस होगा। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार्टिंग में क्या था? इट वाज इंटेंसली हॉट।
ठीक है, और ये परपेचुअल मोशन में भी था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे समय गुजरा और लैप्स ऑफ टाइम नेबुला क्या हुआ, ठंडा होना शुरू हो गया, जिसके कारण जो वेपर था वो आउटर लेयर में कंडेंस हो गया और थ्रो आउट इन द फॉर्म ऑफ लिंग, और उसके बाद में फर्दर कंडेंसेशन हुआ और डिसरप्शन हुआ, जो कि लीड किया किस चीज में, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चों, इसमें कहा जा रहा है ना कि स्टार्टिंग में एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ जैसा जब कुछ भी नहीं था, उस समय पूरा का पूरा सिस्टम क्या था, हॉट वेपर के रूप में था, जिसको हम लोगों ने नेबुला बता दिया। और जैसे जैसे ये वेपर ठंडा होना शुरू हुआ, चूंकि ये परपेचुअल मोशन में था, तो निश्चित रूप से जब मोशन में रहेगा तो वो क्या होगा, उसमें डिसरप्शन होगा, नहीं होगा, निश्चित रूप से डिसरप्शन और कंडेंसेशन के थ्रू क्या हुआ, प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बच्चों। अब इसमें जो सेंट्रल मास था, उसी सेंट्रल मास को हम लोगों ने क्या बोल दिया सर, दिस ऑल हाइपोथेसिस। इतना कहीं आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिंपली आप लोग को यही ध्यान में रखना है कि दो हाइपोथेसिस था। कौन कौन हाइपोथेसिस था, एक था नेबुलर हाइपोथेसिस और दूसरा था प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में। तो जब हम अर्थ के बारे में देखते हैं तो यहाँ हम आप लोग को बताना चाहेंगे बच्चों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग इस चीज को देखिए। चलिए, अगर मैंने यहाँ पे एक शेप बना दिया और मैंने इसको बोल दिया कि अर्थ, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कंसिडर करें ग्लोब, तो ग्लोब भी हम लोग को क्या बताता है, अर्थ के बारे में ही ना बताता है। बट अर्थ सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जो कि गैस से ढका रहता है बच्चों, ये भी अर्थ का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब इस आधार पे हम लोग अर्थ को देखें तो अर्थ के पास हम लोग को तीन पार्ट मिलेगा। कितना पार्ट मिलेगा बच्चों, तीन पार्ट मिलेगा। आइए उन तीनों पार्ट को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहला पार्ट क्या होगा, गैसियस पार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एटमोस्फियर। क्या बोलेंगे बच्चों, एटमोस्फियर। तो एटमोस्फियर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज गैसियस कवरिंग अराउंड अर्थ सरफेस। इसीलिए तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों का आवरण है उसी को तो हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, इंग्लिश में एटमोस्फियर बोलते हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट है जो कि सॉलिड पार्ट है, जो क्या है, सॉलिड पार्ट है। कैसा है बच्चों, सॉलिड पार्ट है। इस सॉलिड पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों, लिथोस्फीयर। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा इसका एक लिक्विड वाला पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, और उस लिक्विड पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि सर ये तो हमको समझ में आ गया गैसियस पार्ट, हमको सॉलिड पार्ट भी समझ में आ गया लिथोस्फीयर, बट लिक्विड पार्ट कैसे बोल रहे हैं आप। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं धरती का तो हम लोग जानते हैं 3/4 पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय ओशन। तो ये जो ओशन वाला पार्ट है ना, रिवर वाला पार्ट है, मतलब जहां जहां पृथ्वी पे क्या है, पानी है, उस पूरे पोर्शन को एक साथ हम लोगों ने बोल दिया हाइड्रोस्फीयर। यानी जब भी हम अर्थ की बात करें तो तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। आइए अब हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि अब आप लोग को क्लियर हो गया। अब कहीं भी अर्थ बोला जाए तो सिर्फ अर्थ का ग्राउंड से आप लोग को शुरू नहीं करना है, ऊपर से शुरू करना है। इसका गैसियस पार्ट जो एटमॉस्फेयर है वो भी अर्थ का ही पार्ट है। ठीक है बच्चों। आइए अब हम लोग फर्दर देखते हैं वन बाय वन कि इसमें कौन कौन सा फैक्ट है जो हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे बोलता है सॉलिड जोन इज लिथोस्फीयर, वो अभी मैंने आप लोग को बता दिया। अब वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, एटमोस्फेयर को। तो एज आई एक्सप्लेन, द गैसियस कवरिंग अराउंड अर्थ सरफेस इज नोन एज एटमोस्फेयर। अब कितना दूर, अगर हम लिथोस्फीयर से बात करें तो ये कितना दूर तक होगा, तो ये होगा 322 किलोमीटर तक। कितना दूर तक बच्चे होगा, 322 किलोमीटर। यानी अगर हम यहाँ इसको अर्थ एज्यूम कर ले तो यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा 322 किलोमीटर। यहाँ तक हम ऐसा मान के चलते हैं कि एटमॉस्फेयर एक्सटेंड है। ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट हो जाएगा, किस चीज का हो जाएगा, वो यूनिवर्स का पार्ट होगा, दैट इज द आउटर स्पेस ऑफ अर्थ। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो अब हम बात करें कि इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तो गैसेज होता है। और सबसे ज्यादा गैस कौन सा होता है, ये हम लोग छोटे क्लास से ही पढ़ते आ गए कि नाइट्रोजन 78% होगा, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट 20.946 या 21% होगा,
और उसके बाद हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन जो इनर्ट गैस है ये भी पाए जाते हैं, डिफरेंट गैस पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो ये 0.03% होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, जब हम अर्थ की वेट की बात करें तो एटमॉस्फेयर भी तो चूंकि अर्थ का ही पार्ट है ना, तो ये अर्थ के वेट में उतना ही कंट्रीब्यूट करता है जितना कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 0.03%। ठीक है, और यही ना है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट कौन सा स्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर। इट कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब पूरे अर्थ क्रस्ट का ये 3/4 कवर करता है। क्लियर है, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज यूजुअली ऑक्युपाइड बाय वाटर। मैंने बोला है कि 3/4 भाग क्या है, जलमग्न। तो हाइड्रोस्फीयर अर्थ क्रस्ट का कितना पार्ट कवर कर लेगा, 70%। क्लियर है बच्चों। इट कंटेन्स एब्जॉर्ब्ड एयर एंड कैरीज पार्टिकल ऑफ रॉक एंड सेगमेंट। Most of life is with ocean basins. Also appears on the surface of land in the form of river, pond, lakes and groundwater. मतलब पूरा अर्थ पे जितना पानी है ना वो सब किसका पार्ट हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर का। चाहे वो समुद्र का पानी हो, झील का पानी हो, नदी का पानी हो, या हमारे जमीन के नीचे वाला पानी है जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग को मालूम भी होगा कि ग्राउंड वाटर इज द ओनली सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नदी का पानी तो हम लोग पीने नहीं न जाएंगे, तो अभी जो हम लोग घर में पानी पीते हैं वो मेनली कौन सा वाटर है, ग्राउंड वाटर है। क्लियर हो गया बच्चों। आइए अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिथोस्फीयर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहीं से अब हमारा सॉइल शुरू होगा, लिथोस्फीयर। तो इट इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द सॉलिड स्फीयर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिथो। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें पूरा कंटिनेंट आ जाएगा। ओशन बेसिन, ओशन नहीं, ओशन किस में आएगा, हाइड्रोस्फीयर में। ओशन बेसिन, प्लेन, प्लेट्यूस, माउंटेन, यानी हम लोग जितना भी धरातल पे स्ट्रक्चर देखते हैं ना, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या जमीन हो, ये सब किसका पार्ट होगा, यही लिथोस्फीयर का पार्ट होगा। घाटी हो, लावा फ्लो हो, ये सब किसका होगा, लिथोस्फीयर का पार्ट होगा। और अर्थ के मास में सबसे ज्यादा इसी का कंट्रीब्यूशन होता है कितना, ऑलमोस्ट 93%। 93% ऑफ अर्थ मास इज कंट्रीब्यूटेड ओनली बाय लिथोस्फीयर। और यही लिथोस्फीयर का जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जो फर्टाइल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन क्या होता है। तो इसमें जानने लायक दो ही बात है जो आप लोग को इंपॉर्टेंट है कि अर्थ क्रस्ट में, हिंदी में जिसको भूप्रपट्टी बोलते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो जो एलिमेंट पाया जाता है वो नॉन मेटल है और वो है ऑक्सीजन। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बाद जो पाया जाता है वो सिलिकॉन। और अगर हम मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम। तो यही तीन है जो आप लोग को याद रखना होगा अर्थ क्रस्ट में। ठीक है बच्चों, अब देखो एक्चुअली 8 एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, लेकिन इसमें दो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और पूरे अर्थ का क्रस्ट का 3/4 पार्ट उन्हीं दोनों का बना होता है। वो कौन कौन हो जाएंगे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। आप लोग देख भी सकते हैं 46.60 और 27.72, काफी ज्यादा हो गया ना। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगला हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, हाँ अब आइए, अब हम लोग आ गए अपने टॉपिक पे सॉइल के बारे में। ठीक है, देखिए सॉइल जो है ये लैटिन टर्म से बना हुआ है, किससे, सोलम से। सॉइल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन टर्म सोलर, जिसका मतलब होता है फ्लोर और ग्राउंड। ठीक है, यानी भूमि या मैदान। तो ये एक बेसिक ये है फैक्ट है जो आप लोग ध्यान में रखिए कि सॉइल इज टेकन फ्रॉम द लैटिन टर्म व्हिच मींस फ्लोर और ग्राउंड। ठीक है, अब सॉइल कंपोनेंट की हम लोग बात करेंगे और यहां से हमारा रियल कंसेप्ट शुरू होगा बच्चों। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या है। देखिए सॉइल कंपोनेंट, तो सबसे पहले जब भी हम बात करेंगे ना पूरे सॉइल में, अगर कहीं आपसे कुछ नहीं कोई बोले, सिर्फ बोले सॉइल, तो आपको हमेशा क्या समझना है बच्चों, मिनरल सॉइल। कौन सा सॉइल समझना है आपको, मिनरल सॉइल। ठीक है, मिनरल सॉइल। अब इसका मतलब क्या है, आइए वो मैं आपको समझाता हूं। जब हम देखते हैं वेदरिंग प्रोसेस, यानी कि सॉइल बना कैसे, तो निश्चित रूप से सॉइल बना होगा किसी न किसी रॉक से ही। तो रॉक मेनली है क्या, उसमें तो ज्यादा तो मिनरल ही है ना। तो जब सॉइल का कंपोजिशन आप देखेंगे तो उसमें ज्यादा मिनरल ही होगा, दैट्स व्हाई इसको बोल दिया गया मिनरल सॉइल। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सॉइल कंपोनेंट।
सॉइल में मेनली मेजर 4 कंपोनेंट होगा। जब भी हम सॉइल कंपोनेंट की बात करेंगे ना बच्चों, आपको सिर्फ 4 कंपोनेंट ही ध्यान में रखना है। पहला कौन सा होगा? मिनरल मैटर। दूसरा कौन हो जाएगा? ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तीसरा कौन हो जाएगा? सॉइल वाटर। और चौथा कौन हो जाएगा? सॉइल एयर। बस यही 4 कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है, मिनरल मैटर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल वाटर और सॉइल एयर। क्लियर है बच्चों? अब आइए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे मिनरल मैटर का, तो ये सबसे ज्यादा होगा, पूरे सॉइल का 45%। कितना हो जाएगा बच्चों? 45%। और ऑर्गेनिक मैटर 5%, तो 50% यही हो गया ना। और बाकी 25 और 25 क्या हो जाएगा? सॉइल वाटर और सॉइल एयर। फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठेगा, सर आप ये बताइए सॉइल वाटर या सॉइल एयर हमेशा 25 ही होगा? नहीं बच्चों, नहीं होगा। ये डिपेंड करेगा कि उस समय वेदर कैसा है या वहां का कंडीशन कैसा है। अब आपको भी मालूम है कि अगर वाटर लॉक्ड कंडीशन हो तो निश्चित रूप से जिस पोर में, सॉइल पोर में जहां सॉइल एयर होना चाहिए, वहां से तो एयर निकल जाएगा, सॉइल वाटर हो जाएगा। और उसी तरह अगर डेजर्ट कंडीशन हो जहां पानी होना, तो वहां पे क्या होगा? सॉइल एयर ज्यादा होगा इन रिस्पेक्ट टू सॉइल वाटर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल वाटर, सॉइल एयर, इट इज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ वेरिएशन एज पर देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन। ओके, यहां तक तो काफी समझ में आया होगा और आप लोग बहुत कुछ सीखे भी होंगे बच्चों। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे हम लोग को क्या क्या देखना है। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल मैटर के बारे में, जो कि पूरे सॉइल का कितना था बच्चों? 45%। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक पोर्शन है जो कि डिफरेंट रॉक फ्रेगमेंट से बना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और अच्छा कंसेप्ट है, ये जान लीजिए, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉइल पार्टिकल। ठीक है, अब जब भी हम सॉइल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करेंगे तो ये 3 ही होगा मोस्ट ऑफ द केस में, सैंड, सिल्ट और क्ले। इनका डायमेंशन आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर 0.2 से 2 mm के बीच में हो तो इसको सैंड बोलेंगे। ठीक है, और 0.02 से 0.2 mm के बीच हो तो फाइन सैंड। तो आप इतना ध्यान में रखो बच्चों कि देखो इसको 2 mm से 0.02 mm तक हो तो इसको हम लोग सैंड बोलेंगे। क्लियर हो गया? और अगर उससे छोटा हो तो सिल्ट बोलेंगे, और उससे भी छोटा हो तो क्ले बोलेंगे। तो यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा कि इनको बताइए आप अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो सबसे यहाँ पे बड़ा क्या हो जाएगा बच्चों? सैंड। और सैंड से छोटा क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा बताइए? सिल्ट। और इससे भी छोटा क्या हो जाएगा बच्चों? क्ले हो जाएगा ना। तो अगर हम लोग बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? क्ले, उसके बाद सिल्ट और इसके बाद सैंड। सैंड बड़ा होता है, इसको तो आप लोग बहुत आसानी से देखते भी है ना, क्ले को भी आप लोग देखते हैं, घर वर बनता है तो वहां हम लोग सैंड को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग फर्दर देख लेते हैं कि आगे हम लोग को क्या पढ़ना है इसके में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, आइए। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर। देखिए ऑर्गेनिक मैटर क्या है। देखिए ऑर्गेनिक मैटर है यूजुअली डिकम्पोज्ड फ्रॉम द लिविंग मैटर। अब लिविंग बीइंग तो दो ही ना होगा, या तो प्लांट होगा या एनिमल होगा। तो डिफरेंट फ्लोरा फाउना उनके डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन से बनता है ये सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो बोल सकते हैं इट इज कंपोज्ड फ्रॉम पार्शियली डिसइंटीग्रेटेड एंड डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल पार्ट। क्लियर हो गया बच्चों? अब अगर हम वेट की बात करें तो ये 1 to 6% बाई वेट वेरी करता है, किसमें? टॉप सॉइल में। टॉप सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। मिट्टी की बात करेंगे तो उसका डिफरेंट लेयर होता है, ऑर्गेनिक, ए बी सी। तो जो सबसे ऊपर वाला मिट्टी होगा वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होगा और उसी को हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल। तो यहाँ हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो उसी टॉप सॉइल में यूजुअली हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सॉइल वाटर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आइदर सॉइल वाटर हो या सॉइल एयर हो, वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा सॉइल पोर्स में। ठीक है, और ये वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। क्लियर है बच्चों? अब उसी तरह अगर हम लोग बात करें सॉइल एयर का 25% ये दोनों होता है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ कुछ बताने लायक नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम लोग का अगला टॉपिक कौन सा है। ठीक है, होप कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये मेनली इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग का कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन हो सके। ठीक है बच्चों, अब आइए अब हम लोग आ जाते हैं जो हमारा
टॉपिक है कि आखिर हम लोग सॉइल को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें बहुत सारा साइंटिस्ट के द्वारा डिफरेंट टाइम में बहुत सारा कंसेप्ट दिया गया, लेकिन आप लोग को उस सब को पढ़ लेना है, एक अपना कंसेप्ट डेवलप करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सॉइल को डिफाइन करना है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं सॉइल इज द अपर मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच वी यूज टू कल्टिवेट क्रॉप्स। सिंपली हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हैं सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक विच इज द पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऐसे करके आप लोग सॉइल को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आइए वन बाय वन हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए डोकोचे के द्वारा जो सॉइल को डिफाइन किया गया, इन्होंने बोल दिया गया कि सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी विच इज कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हैविंग अ डेफिनेट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स साउंड। डेफिनेट जेनेसिस का मतलब क्या हुआ? जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन, यानी सॉइल का एक अपना फॉर्मेशन का तरीका होगा। ठीक है, फिर जेनी के द्वारा 1941 में जो सॉइल को डिफाइन किया गया वो कैसे किया गया था? ये सेम है, नेचुरल बॉडी। देखिए यहाँ भी इन्होंने नेचुरल बॉडी यूज किया था, बट यहाँ पे मेनली जेनेसिस पे सपोर्ट है, इनका इंफेसिस है। देखिए हैज बीन इवॉल्व्ड अविंग टू कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट एंड अदर ऑर्गेनिज्म एक्टिंग ऑन पैलेट मटेरियल एज कंडीशन बाय रिलीफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन्होंने देखिए ये भी एक डेफिनेशन है। सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मिनरल मैटर ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ द अर्थ दैट सर्व एज ए नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ लैंड प्लांट। जो मैंने आपको बताया ये नेचुरल मीडियम है किस चीज के लिए? लैंड प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका वेरियस डिफिनेशन है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे आगे बताता जाऊंगा सॉइल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग पास बहुत सारा डिफिनेशन हो जाएगा। आई मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सॉइल क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सॉइल बोलता है कि सॉइल कम्स फ्रॉम टू बेसिक सोर्स। एक तो फार्मर एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन द सेंचुरीज ऑफ ट्रायल एंड एरर, और दूसरा है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें कुछ पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जब से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है, सॉइल जो है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल कहां से मिलता है? रिवर के पास का। सॉइल ऑफ रिवर वैलीज आर द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, दैट्स व्हाई द सिविलाइजेशन डेवलप नियर बाय द रिवर बेसिन। यही इसका कारण था कि जो भी सभ्यता, चाहे हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर सकते हैं या जिस भी सभ्यता की हम लोग बात करते हैं, वो सभ्यता यूजुअली कहाँ डेवलप हुआ? नदी के किनारे, क्योंकि वहां पे हमको आसानी से फर्टाइल सॉइल अवेलेबल हो जाता था। ठीक है बच्चों, मोर देन 42 सेंचुरी एगो चाइनीज यूज्ड ए स्कीमेटिक सॉइल मैप एज ए बेसिस फॉर टैक्सेशन। About 1000 BC रेफर द यूज ऑफ मैन्योर ऑन द लैंड। यानी हम अगर सॉइल मैन्योर की बात करें तो 1000 BC से पहले का भी हम लोग के पास है कि उस समय भी मैन्योर यूज होता था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा अगला क्या है। अब यही है, उसके बाद वेरियस साइंटिस्ट है जिन्होंने कुछ कुछ बताया है इसके बारे में, वो आप लोग को जानना चाहिए। जेबी बोसिंगॉट ने प्रूफ किया था कि वाटर और एयर है यही प्राइमरी सोर्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन प्लांट टिश्यू के। तो ये तो हम लोग फोटोसिंथेसिस में भी जानते हैं इस चीज को। आपको यही ध्यान रखना है कि इनका सबसे पहले प्रूफ किसने किया था? तो जेबी बोसिंगॉट ने, याद आपको रखना। जस्टिस वॉन लिविंग, जो भी बायो के स्टूडेंट है उनको मालूम होगा कि यहाँ लिविंग लॉ ऑफ मिनिमम, जो हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे मिनिमम जो फैक्टर होगा वही डिटरमाइन करेगा प्लांट ग्रोथ को, तो वो किसने दिया था? जस्टिस वॉन लिविंग ने दिया था 1840 में। देखिए आगे बताया गया, दैट इज लॉ ऑफ मिनिमम गिवन बाय। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया था। ठीक है, उसके बाद आइए आर वेलिंगटन, इन्होंने बताया था कि नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन आर बायोलॉजिकल। अब ये क्या है? हम लोग जानते हैं ना कि जो हम लोग के लेगुमिनस प्लांट है उनके रूट नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। फर्दर हम लोग इसको और विस्तार से देखेंगे। इनके लिए आर वेलिंगटन जो साइंटिस्ट थे उनका योगदान जाता है। फिर उसके बाद जो दोनों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट, उनको जो ये किया था, आइसोलेट किया था, वो किसने किया था बच्चों? इस विनोग्रेड्स्की ने 1819 में। ठीक है, उसके बाद इधर कुछ है नहीं जो कि आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। फिर हम लोग, हाँ अब आइए, यहां से आपको शुरू होता है इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, तो इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं किस चीज का? सॉइल साइंस का और इसके ब्रांच का। ठीक है, तो देखो अब इसमें हम लोग मेनली क्या स्टडी करेंगे? सॉइल। अब सॉइल को स्टडी करने का हम लोग पास दो तरीका है। एक, हम लोग स्टडी करें कि सॉइल का प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब
ये कितना फर्टिलाइज है, मतलब इसका फर्टिलिटी कैपेसिटी कितना है, सॉइल कितना फर्टाइल है, इसमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग कैपेसिटी कितना ज्यादा है। क्लियर है बच्चों? इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना है। यानी सॉइल का अगर हम स्टडी करें फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इडैफोलॉजी। क्या बोलते हैं? इडैफोलॉजी। क्लियर है बच्चों? द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू और क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज कॉल्ड इडैफोलॉजी। क्लियर हो गया? लेकिन अगर हम सॉइल का स्टडी करें कि सॉइल का जेनेसिस फॉर्मेशन कैसे हुआ, किसी पार्टिकुलर जगह पे जो सॉइल है वो कैसा है, यानी उसका क्लासिफिकेशन, साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कि सॉइल का जो पार्टिकल है वो कैसा है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, तो इस पूरे के पूरे को हम लोग किसमें स्टडी करेंगे? पेडोलॉजी। किसमें? पेडोलॉजी। क्लियर है बच्चों? तो ये दो पार्ट हो गया सॉइल साइंस का, पेडोलॉजी, इडैफोलॉजी। इडैफोलॉजी टोटली डिपेंड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और पेडोलॉजी टोटली डिपेंड्स ऑन द हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज वेदर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सर्वे वर्वे सब इसी में आ जाएगा पेडोलॉजी में। तो ये बेसिक आइडिया है जो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों? तो वही यहाँ भी बोल रहा है पेडोलॉजी, द साइंस डीलिंग विद द जेनेसिस, सर्वे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। इट डील्स सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी। और जब हम इडैफोलॉजी की बात करेंगे तो ये मेनली डिपेंड करता है स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। Soil fertility it is the quality of soil that enable to provide essential chemical elements in quantities and proportion for the growth of specified plant, उसी को बोलेंगे soil fertility। यानी soil fertility के द्वारा हम लोग ये पता करते हैं कि जो soil हम लोग यूज कर रहा है उसमें essential chemical जो एलिमेंट है वो कितना है। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला क्या है। अगला हो गया, इसमें कुछ और टर्म है उसको आप लोग को जान लेना चाहिए, सॉइल केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए सॉइल केमिस्ट्री मेनली डील्स अबाउट केमिकल कंस्टिट्यूएंट, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल रिएक्शन ऑफ सॉइल विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉप नीड्स। यानी जब भी हम सॉइल केमिस्ट्री की बात करेंगे ना तो सिर्फ उन्हीं केमिकल रिएक्शन को, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हम लोग स्टडी करेंगे जिनसे कि हम लोग को क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में कुछ पता चले। ये मेनली क्रॉप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जैसे हमने अभी इडैफोलॉजी की बात की थी ना, उसी तरह यहाँ पे सॉइल केमिस्ट्री है। क्लियर है बच्चों? सॉइल फिजिक्स, स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रोसेस, जो सॉइल के अंदर बहुत सारे फिजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनके स्टडी को हम लोग कहाँ करेंगे? सॉइल फिजिक्स में। उसी तरह सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, देखिए डिफरेंट माइक्रोफ्लोरा और फाउना, प्लांट्स और एनिमल जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, अगर उनके बारे में हम लोग स्टडी करें दैट इज कॉल्ड सॉइल माइक्रोलॉजी। मतलब इसको हम लोग कैसे सिंपली कैसे इसको डिफाइन करेंगे? सॉइल माइक्रोबायोलॉजी डील्स अबाउट द माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल और माइक्रोस्कोपिक फ्लोरा एंड फाउना प्रेजेंट इन द सॉइल। क्लियर है बच्चों? इट्स ऑल अबाउट सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का अपर लेयर को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी के स्टडी को हम लोग कहाँ करेंगे? सॉइल कंजर्वेशन में। यानी इट्स मेनली डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट फिजिकल लॉस। फिजिकल लॉस क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा, केमिकल डिट्रिलेशन हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा विंड के थ्रू, इसके थ्रू हम सॉइल करने। उसके बाद सॉइल जेनेसिस, हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड, ओरिजिन ऑफ सॉइल, जिस सॉइल से सॉइल जिस रॉक से फॉर्म्ड हुआ, इसका वेदरिंग कैसे हुआ, इसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करें तो उसी को हम लोग बोलेंगे सॉइल जेनेसिस। सॉइल सर्वे का मतलब क्या हुआ? किसी पार्टिकुलर एरिया में वहां का सॉइल कैसा है, एडोबियल सॉइल है या फिर किसी और टाइप का सॉइल है, इसको अगर हम लोग स्टडी करें तो उसी को बोलेंगे सॉइल सर्वे। मींस इट इज सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन एज वेल एज मैपिंग ऑफ सॉइल इन ए पार्टिकुलर एरिया। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग का दूसरा लेक्चर शुरू होता है। दूसरा लेक्चर हम लोग देख लेते हैं, इट इज ऑल अबाउट रॉक। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हम लोग रॉक की बात करेंगे इट्स ऑल अबाउट अंडरलाइंग मिनरल्स। तो रॉक के बारे में सबसे पहले हम बोलेंगे कि द मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर नथिंग बट रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, these are the outcome of the geological forces or process which operates on the surface and the interior of earth to bring about changes to produce rock। ठीक है बच्चों, आगे और क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है। अब भाई रॉक क्या होगा? रॉक हार्ड मास है। किसका हार्ड मास है? मिनरल मैटर का। अगर हम रॉक की बात करेंगे तो ये क्या है? हार्ड मास ऑफ मिनरल मैटर। अब इसमें दो या दो से ज्यादा भी मिनरल हो सकते हैं जो उस पर्टिकुलर रॉक को बनाएंगे।
अब वन बाय वन हम लोग देख लेंगे। अर्थ क्रस्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा रॉक हम लोग को मिलेगा? इग्नियस रॉक, जिसको हिंदी में हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। 95% पोर्शन ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड बाय इग्नियस रॉक, ठीक है। और उसके बाद क्या है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक, इससे कितना? सिर्फ 5% ही बनता है, क्लियर है। अपर 5 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसमें आपको 18% मिलेगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक 74% और अदर 8%। अब यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज हो सकता है बच्चों। हमने तो बोला कि अर्थ क्रस्ट का पार्ट में इग्नियस रॉक 95% है, लेकिन जब अपर 5 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ सेडिमेंट्री रॉक कैसे आ गया, यहाँ ये कैसे प्रिवेल हो गया? तो जब हम लोग देखेंगे फर्दर तो मालूम चलेगा कि इग्नियस रॉक से ही बनता है सेडिमेंट्री रॉक ड्यू टू वेरियस बायोलॉजिकल एज वेल एज थर्मल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो ये जितना भी जियोथर्मल प्रोसेस है ये तो अपर रियल में ही ना मिलेगा, तो ज्यादा चांस क्या है कि अपर पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट में ही ना इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स व्हाई इन द अपर 5 किलोमीटर ऑफ अर्थ क्रस्ट वी फाउंड मेनली सेडिमेंट्री रॉक दैट इज 74%। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक। फॉर्मेशन ऑफ रॉक का फॉर्मेशन कैसा? कूलिंग एंड कंसोलिडेशन ऑफ मैग्मा। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि बच्चों मैग्मा क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ के क्रस्ट मतलब अर्थ के अगर हम लोग जैसे जैसे नीचे जाएंगे, भूपर्पट्टी के नीचे जाएंगे, वहां टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो निश्चित रूप से जो भी वहां पे मिनरल होंगे या वाटर होंगे वो किस चीज में होंगे? वेपर और गैसेज में होंगे, और उनका टेम्परेचर वेरी करता है 700 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये ग्रेटर डेप्थ में पाए जाएंगे। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा, दैट इज मोल्टेन मैग्मा। अब जैसे ही ये ऊपर आएंगे, आपको वोल्केनिक एरप्शन ये सब तो मालूम ही है ना, जैसे ही ऊपर आएंगे उनका कूलिंग होगा और कंसोलिडेशन होगा, और उससे ही रॉक का फॉर्म होता है। और जो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहले यही ना फॉर्मेशन हुआ। और प्राइमरी रॉक या इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान जिसको हम लोग बोलते हैं, मींस these are directly formed from the cooling and consolidation of molten magma having temperature 700 to 14 degree centigrade and found in the greater depth of earth crust। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि अब आगे हम लोग का क्या है नेक्स्ट। आइए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ पहला तो ये हो गया कि मोल्टेन मैग्मा से, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटिंग ऑफ फ्रेगमेंटरी मटेरियल। ठीक है, जो फ्रेगमेंटरी मटेरियल है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक पे काम करते हैं और उससे फर्दर रॉक का डेवलपमेंट होता है, और इस तरह जो रॉक होगा उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटरी या सेकेंडरी रॉक। तो कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं? वी कैन सिंपली से सेकेंडरी रॉक्स आर मेनली फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी रॉक विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सीमेंटेशन ऑफ फ्रेगमेंटरी मटेरियल। क्लियर है बच्चों? उसके बाद थर्ड है अल्टरेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। पहले से जो रॉक है आइदर प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उनमें अगर किसी तरह का चेंजेज हो रहा है तो वैसे रॉक जो फॉर्म होंगे उनको हम लोग बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। देखो मॉर्फोस का मतलब ही होता है, मॉर्फोस का मतलब ही क्या होता है? फॉर्म। मेटा मींस चेंज, यानी फॉर्म चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक रॉक।